नमस्कार, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सचिन भारती और आप देख रहे हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत। थॉमस एडिसन, एक चिरपरिचित नाम। बल्ब के आविष्कार के दौरान 1000 बार से अधिक बार असफल होने के बाद जब एक पत्रकार ने उनकी असफलता पर तंज कसा ना, तो थॉमस एडिसन ने कहा कि वो 1000 बार असफल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने 1000 ऐसे तरीके खोज निकालते हैं जो काम नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, सफलता और असफलता जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन आपकी सकारात्मक मानसिकता ही है जो आपके जीवन की राह तय करती है। और आज स्टूडियो में जिन्होंने राब्ता कायम किया है वो एक ऐसी शख्सियत है जो हमें ये सिखाते हैं कि राइट विजन, दृढ़ निश्चय और मेहनत आपको जीवन में कहीं भी पहुंचा सकती है। मैं स्टूडियो में स्वागत करता हूं एरोक्रेट इंडिया के सीईओ और फाउंडर डॉक्टर वैभव शर्मा का। डॉक्टर साहब, स्वागत है। नमस्कार सचिन जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने मुझे ये मंच दिया जहाँ पे मैं अपने बारे में बता सकूँ, जो हमारे स्रोत हैं उनको मैं बता सकूँ एरोस्पेस के बारे में और स्पेस साइंस के बारे में। जी, तो वैभव सर, सबसे पहली चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा, पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताएं और एरोकाट इंडिया के बारे में बताएं कि किस तरह से एरोकाट इंडिया शुरू हुई, क्या वजह थी इसको शुरू करने के लिए और आज एरोकाट इंडिया कहाँ पे है? जी सचिन जी, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग में किया हुआ है जी। और मेरा जो एमटेक है वो एवियोनिक्स इंजीनियरिंग में है जी। और जो मेरा पीएचडी है वो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है जी। तो मैंने अपने कैरियर की शुरुआत सबसे पहले एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने शुरुआत की थी। मैंने बच्चों को गाइड किया, पढ़ाया, उसमें अलग अलग विषयों के ऊपर उनको मैंने लेक्चर्स दिए, जैसे स्पेस डायनेमिक्स, एरोडायनेमिक्स, ये एरोस्पेस के सब पार्ट्स हैं। और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने काम किया। मैंने राजस्थान में, फिर मैं पंजाब में काम किया। तो इतना कुछ बच्चों को पढ़ाने के बाद में बच्चों में वो क्यूरियोसिटी थी कि सर हम कुछ करना चाहते हैं। तो जब वो मैंने बच्चों में क्यूरियोसिटी देखी, वो क्यूरियोसिटी मेरे अंदर भी आई कि हम बच्चों को बुकिश नॉलेज दे रहे हैं, हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज कब देंगे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक एरोकाट इंडिया एक स्टार्टअप स्टार्ट किया इन 2016 में राइट। तो उस टाइम पे बुकिश नॉलेज काफ़ी होती थी कि बच्चे मार्क्स लेके पलायन करने में बिलीव रखते थे। ब्रेन ड्रेन ज़्यादा होता था कि हम यहाँ से बढ़ के हम एक अच्छी कंपनी में काम करेंगे, हम फ़ौरन जाएंगे, सेटल होंगे। लेकिन उसके बाद में जब बच्चों का रुझान मैंने इस तरफ देखा तो मैंने सोचा कि बच्चों को हम हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ट्रेनिंग्स देना शुरू करेंगे, ड्रोन्स के ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो एरोकाट का जो डेवलपमेंट हुआ वो 2016 में हुआ और उस समय हम बच्चों को ड्रोन्स के ऊपर ट्रेनिंग्स देते थे जी। और ड्रोन्स की ट्रेनिंग देते देते तो आज 2026 हो गया है। हम प्योरली भारतीय सेना के साथ काम करते हैं। हम खुद का मैन्युफैक्चर करते हैं ड्रोन्स के प्रॉप, और मोदी जी के गाइडेंस से मोदी जी जितना हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जितने पूरे भारत को स्टार्टअप्स इंडिया के अंडर जितने भी एरोस्पेस और जो स्पेस स्टार्टअप्स हैं उनको बेशुमार फंडिंग दे रहे हैं, बेशुमार पॉसिबिलिटीज़ दे रहे हैं कि हम भारत को फिर से एक नई सोने की चिड़िया बनाए। और इस सोने की चिड़िया को विजन में रखते हुए हम जितने भी स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा 2016 से लेके 2026 तक जो एरोकाट की जर्नी रही है वो काफ़ी उतार चढ़ाव में रही है, जिसमें हमने बच्चों को बहुत टेक्निकली स्किल्ड किया, स्किल्ड लेबर जनरेशन हमने किया और काफ़ी रोजगार के हमने अवसर पैदा किए। तो ये ही एरोकाट की एक जर्नी, और आज हम भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के हम एक सर्विस दे रहे हैं जी। तो बताइए कि इन 10 सालों में आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही और किस तरह से देश की प्रगति में आपकी तरफ से योगदान है? सचिन जी, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा कंप्लीशन होने के बाद में, मेरी जो एजुकेशन कंप्लीशन होने के बाद में मैंने सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने का सोचा कि मैं जितनी भी मेरे पास नॉलेज है मैं बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करूं। मैं भारत में एक नए इंजीनियर्स में नए साइंटिस्ट डेवलप करूं। तो उसको ध्यान में रख के मैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में गया, वहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। लेकिन मैंने एक गैप फाइंड आउट किया कि बच्चों को हम बुकिश नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि 2016 में बच्चों में ब्रेन ड्रेन का जो रुझाव था वो बहुत ज़्यादा था।
जैसे मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, पंजाब में लोगों का क्रेज जो 2016 में था कि हम फॉरेन में जाके सेटल होंगे, और जिसकी वजह से हमारा पंजाब अब काफ़ी आधा रह गया है। बिल्कुल सही। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फाइंड आउट किया कि बच्चे बुकिश नॉलेज में काफ़ी रुझान रख रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज में नहीं रख रहे। तो फिर उसके बाद में मैंने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा के फिर मैंने अपना एक कंपनी स्टार्ट की, एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, और उस स्टार्टअप्स में हम बच्चों को ड्रोन बनाना सिखाते थे, हम फ्लाइंग सिखाते थे, और उसके बाद में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें हमने काम किया और हमने बहुत अच्छे इंजीनियर्स डेवलप किए, और हमारे कुछ बच्चे इसरो में एज ए इंटर्नशिप और कुछ इंजीनियर्स भी हायर हुए हैं। मेरा जो प्रॉपर जो रुझान था वो डिफेंस में था, वो सेना में था, और उसी को ध्यान में रख के हमने एक आर्मी, एक जो थल सेना है उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोल्व की, और जिसको हम बेल्टिंग डिबेल्टिंग एम्यूशन बोलते हैं, राइट। इसमें उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि एक मशीन को कंट्रोल करने के लिए 3 सोल्जर चाहिए थे। पहले हमने 3 सोल्जर की जगह पे अब 1 सोल्जर यूज कर रहे हैं, और उनके जो रेपुटेशन था वो रेपुटेशन 10 राउंड्स पर मिनट की जगह पे अब 50 राउंड्स पर मिनट हमने कर दिया, तो उसको 5 टाइम्स हमने ज़्यादा कर दिया है। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जब हमने जैसलमेर में टेस्ट किया तो हमें प्रॉपर ऑप्टिमाइज रिजल्ट मिले। इसी मशीन को हमने माइनस डिग्री में भी हमने यूटिलाइज किया, तो हमें भी तब प्रॉपर ऑप्टिमाइज रिजल्ट मिले। तो इसको हमने ध्यान में रखते हुए कि हमें ये नहीं पता ये मशीन भारत के किस कोने में जाएगी, हमारी आर्मी, हमारी जो थल सेना है वो किसी भी तरीके से पीछे ना रही, इसलिए हमने इस इनोवेशन को डेवलप किया और थल सेना को दिया, और इसके बदले में थल सेना ने हमें एक एप्रिसिएशन लेटर दिया कि हमने उनकी इतनी मददगार की, उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोल्व की। और हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भारतीय सेना के साथ काम कर रहे हैं, और हम भारत को एक नंबर बनाने में, क्योंकि किसी वक्त पे ये हमारी एक सोने की चिड़िया होती थी, और हम फिर से ही इस भारत को सोने की चिड़िया बनाने में हम पूरा दिन और जान पूरी लगा देंगे। जी बिल्कुल, आपने बोला भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, तो मुझे लगता है कि एरोस्पेस सेक्टर जो है या ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह गया है। क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब हमने बात करी तब ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बात हुई। तो आप इस समय भारत को ड्रोन टेक्नोलॉजी में कहाँ देखते हैं, और आने वाले वक्त में एरोस्पेस सेक्टर में या ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत कहाँ जा सकता है? जी सचिन जी, मैं बताना चाहूँगा, एरोस्पेस की आपने बात की, तो एरोस्पेस में हमारे टक्कर का तो इस दुनिया में कोई नहीं है जी। थोड़ा और उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि आजकल जो उबर, ओला, ये कंपनियां होती हैं जो 9 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से या कुछ चार्जेस के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से ये चार्जेस लेती हैं। पर हमारी इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हमें चंद्रयान जो हमने लॉन्च किया था, जितने भी हमारे स्पेस मिशंस होते हैं, वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से हम जो सैटेलाइट हैं उसको स्टैब्लिश करते हैं एलईओ में, लो अर्थ ऑर्बिट्स में, राइट। तो एरोस्पेस में हम रिसेंटली हमने यूएसए की सैटेलाइट को हमने लो अर्थ ऑर्बिट में स्टैब्लिश किया, और वो भी बहुत कम प्राइसेस में। चाहे आप बुल्गारिया स्पेस एजेंसी ले लीजिए, जर्मन एरोस्पेस ले लीजिए, या नासा ले लीजिए। तो ये जो एरोस्पेस सेक्टर है उसमें फॉरेन स्पेस एजेंसी हमारे इसरो के पास आते हैं कि आप हमारी सैटेलाइट को लॉन्च कीजिए, और हमारी जो इसरो है वो बहुत कम से कम प्राइजेस में इंटरनेशनल सर्विसेज दे रही है। तो वी आर द पायनियर, वी आर द लीडर, जिसमें हमारे टक्कर का कोई नहीं है। तो ये तो बात हुई एरोस्पेस की। अब हम बात करें ड्रोन्स टेक्नोलॉजी की, तो अभी जो हमारा सिंदूर मिशन हुआ है उसमें जो ड्रोन्स यूज हुए हैं उसमें कैमेकाजी ड्रोन्स यूज हुए हैं, उसमें स्वार्म ऑफ ड्रोन्स यूज हुए हैं। तो मैं थोड़ा लेमन लैंग्वेज में बताना चाहूँगा, ये जो कैमेकाजी ड्रोन्स होते हैं ये दूसरे ड्रोन से अलग कैसे होते हैं, क्योंकि जो आम नागरिक है उनके हिसाब से तो जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स वीडियोग्राफी के लिए, वीडियो बनाने के लिए, कि आपने जो बहुत अच्छे मोमेंट्स होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए डिफरेंट एंगल से, तो आम नागरिक वो सोचता है। पर ये भी एक है कि एक एप्लीकेशन है जो ड्रोन्स में यूज होती है। पर इसके अलावा जो ड्रोन्स यूज होते हैं वो
डिजास्टर मैनेजमेंट में ही काम आते हैं, और उसके बाद में आप डिफेंस में लगा लीजिए, आप और एयर डिफेंस में लगा लीजिए। और कैमिकेजी जो ड्रोन्स होते हैं वो सिर्फ वॉर के टाइम पे यूज़ होते हैं, जो वॉर हेड होता है उसमें जो कैमिकेजी ड्रोन होते हैं एक जगह से फ्लाई करते हैं और दूसरे जगह पे जब हिट करते हैं तो वो प्रिसाइजली हिट करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि 10 मीटर या 20 मीटर का टॉलरेंस हो जाए, मतलब इधर उधर हो जाए। तो वो काफी हाईली प्रिसाइज ड्रोन डेवलप्ड बाय इंडियंस पीपल, इंडियंस एंटरप्रेन्योर, इंडियन स्टूडेंट्स। तो हमारा जो भारत है वो ड्रोन्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एरोस्पेस में और स्पेस साइंस में इतना डेवलप कर चुका है कि मोदी जी अभी 1000 करोड़ रुपीस जो स्पेस स्टार्टअप्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन का प्रावधान निकाला है उन्होंने। इन स्पेस के थ्रू जो 100 करोड़ हैं वो पर ईयरली स्पेस स्टार्टअप्स में जाएंगे। और स्पेस स्टार्टअप्स में जाने का मतलब ये है कि हमारा जो भारत है वो विभिन्न ग्रहों पे एक रिसर्च करेगा और 2035 में हम लोग खुद का भारतीय अंतरिक्ष केंद्र स्टैब्लिश करने वाले हैं। तो ये सब हमारी उपलब्धि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जी, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी की हमने बात करी है, तो आपको क्या लगता है ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, चलो सुरक्षा के तौर पे तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, अभी हमने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई, तो डिजास्टर मैनेजमेंट इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंट रोल आपको लगता है कि वेदर यहाँ पे ये यूजफुल है या नहीं है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा सर, कहीं फ्लड आता है जी और हम बैठे हैं जहाँ पे हम चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं और जो फ्लड आता है वो सतलुज के आसपास का इलाके में आता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमने ड्रोन्स के कोऑर्डिनेट सेट किए, हमने सतलुज के पास भेजे और कैमरा लगाया। वो जो कैमरा है वो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सिस्टम से हमें सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो लाइव वीडियो मॉनिटरिंग हम डिजास्टर मैनेजमेंट में फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टेक्नोलॉजी है ये ड्रोन्स में काम आती है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रिमोट सेंसिंग्स में। और रिमोट सेंसिंग को अगर हम ड्रोन्स में कैलिब्रेट करें तो एक नया ही एक फील्ड निकलती है, एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स निकलती है जिसमें हमारे भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय जो इंजीनियर्स हैं काम करते हैं और सोल्यूशंस निकालते हैं। जी तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एरोस्पेस साइंस को समझते हो, आप स्पेस साइंस को समझते हो। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नई न्यू फील्ड्स हैं, बिकॉज करियर्स को लेके बेसिकली बीटेक के बाद एमटेक के बाद बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि कौन सी फील्ड ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि ये दो फील्ड्स ड्रोन टेक्नोलॉजी को कितना जोड़ती हैं और इनके साथ जुड़ने वाले क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से आप करियर को सेट कर सकते हो, तो ये किस तरह फ़ायदा करते हैं? आपने बीटेक किया हुआ है एरोस्पेस में या एमटेक एरोस्पेस में किया तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हो जाती है भारत के सेवा के लिए। जी। कोई अगर बच्चा डिफेंस में जाना चाहता है तो वो इंडियन आर्मी में अप्लाई करे, एसएसबी क्लियर करे और इसके लिए कुछ 90 या 95% नहीं चाहिए होती है, बहुत नॉमिनल परसेंटेज चाहिए होती है और उसमें बच्चा अपना एसएसबी क्लियर करे। और बाय चांस अगर कोई इशू आता है, एसएसबी क्लियर नहीं हो पाता, तो उसके बाद में जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनको भारतीय इंजीनियर्स चाहिए होते हैं एरोस्पेस में, एवियोनिक्स में, स्पेस साइंस में। तो वो एग्ज़ाम क्लियर करे और इजीली एक अच्छे रैंक पे वो एज ए सिलेक्ट होके उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है इसरो में, राइट। अगर बाय चांस फिर भी इसरो में अगर वो सिलेक्शन नहीं होता है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए फंडिंग्स रिलीज़ की हुई हैं, राइट। जैसे स्टार्टअप इंडिया है, तो कोई भी बच्चा अपना स्टार्टअप आइडिया लेके आए और इंक्यूबेशन सेंटर्स में, जैसे हर यूनिवर्सिटी, सपोज एक स्कूल कॉलेज का बच्चा होता है, उसमें वो अभी बीटेक 3rd ईयर में है और वो चाहता है कि मैं खुद का अपना काम करूं, मैं खुद की एक कंपनी स्टैब्लिश करूं, तो इसके लिए हमें कोई ज़्यादा फंडिंग नहीं चाहिए होती है। हर यूनिवर्सिटीज़ में और ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें इंक्यूबेशन सेंटर होता है। इंक्यूबेशन सेंटर में जाए, अपना जो आइडिया वो पिच करे और उसको फंडिंग मिल जाती है। और फंडिंग के अलावा उसको एक ऑफिस सिस्टम के लिए ऑफिस की जगह भी मिलती है
और जिसमें हर इंक्यूबेशन सेंटर की अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो इसमें अगर कोई बच्चा खुद से डेवलप करना चाहे, खुद से डेवलप करे, खुद से अपना स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने के बाद में सेल्फ एम्प्लॉय बन के और इसमें जो आप सर्विसेज जनरेशन कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे एरोस्पेस या स्पेस साइंस या एरोनॉटिकल करने के बाद में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसमें बच्चा या फिर कोई भी इंजीनियर्स अपने आप को डेवलप करके एक बहुत अच्छा अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। जी, मतलब ये फील्ड ऐसी है जो फ्यूचर फील्ड में काउंट करना चाहूँगा कि जहाँ से अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा कैश ऑन होंगी, और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज जॉब से नहीं है, आप जॉब्स क्रिएट भी कर सकते हैं स्टार्टअप्स के साथ। तो फंडिंग के बारे में आपने बात करी है, तो आप अपने स्टार्टअप के बारे में बताएं कि फंडिंग को क्रिएट करना कितना बड़ा चैलेंज है। बिकॉज जब भी कोई अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, स्पेसिफिकली ऐसी किसी फील्ड में जहाँ पे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस या इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वहाँ फंडिंग को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिनसे फंडिंग क्रिएट हो सकती है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि एक नया स्टार्टअप जब होता है तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल, बहुत चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले फंड, उसके बाद में स्किल्ड लेबर, उसके बाद में प्लेस। तो अभी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, हर स्टेट के पास अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम, जैसे पंजाब के पास अलग है, स्टार्टअप यूपी, उत्तर प्रदेश में अलग है। तो ये जो स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है जो मोदी जी ने डेवलप किया, वो इसलिए ही डेवलप किया है कि हम आत्मनिर्भर भारत बन सके। आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है वो क्लियर है कि हम बाहर से हम सब कुछ स्वदेशी करेंगे, हम सब कुछ डेवलप करेंगे। और इसी के ही अंडर बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर इन्होंने खोले हैं, क्योंकि जो सेंट्रल से या स्टेट गवर्नमेंट से जो फंडिंग आती है वो इंक्यूबेशन सेंटर के पास आती है। और उसके बाद में भी कोई स्टूडेंट है उसको पिच करना पड़ता है अपना आइडिया, अपना प्रोडक्ट या फिर अपना प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए भी। तो जो भी उसको फंडिंग चाहिए वो इंक्यूबेशन सेंटर के पास में प्रेजेंट करे, इंक्यूबेशन सेंटर उसको इवैल्यूएट करता है, और अगर आइडिया जेन्युइन बहुत अच्छा होता है तो फंडिंग का कोई इशू नहीं होता है। तो आज जैसे 10 साल पहले जैसे मेरे एक स्टार्टअप्स को फंडिंग के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। सिडबी के पास हम लोग गए थे, हमने काफ़ी प्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन वी डिडंट गेट दैट अप टू द मार्क, राइट। बट आफ्टर दैट सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम हमें फंडिंग मिली, और हम धीरे धीरे करके आज हम भारतीय सेना के को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोल्व कर रहे हैं। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सचिन जी कि एक नया स्टार्टअप्स होता है, एक बच्चा होता है, वो अपना फ्यूचर गोल लेके चलता है कि मेरा फ्यूचर सेफ हो, और जॉब्स के ऊपर फोकस करता है। पर मोदी जी के आने के बाद में आजकल जो 18 साल का बच्चा है वो भी अपना काम करने की सोचता है कि मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा और मैं भारत को फिर से नंबर 1 पे पोजीशन पे लेके आऊंगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करी हमने, तो क्योंकि हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो हम स्वदेशीपन की बहुत बात करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी स्वदेशी है? क्या इसमें भी हम बाहर कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या अभी भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए हमें इंपोर्ट ही करना पड़ रहा है? तो कहाँ है हम इस तरह की चीज़ों में? 5 या 6 साल पहले हम पूरा डिपेंडेंट थे विदेशों के ऊपर, कि हम लोग नहीं उतने कैपेबल थे कि हम खुद से डेवलप कर सके। लेकिन इतना अच्छा इकोसिस्टम भारतीय सरकार ने किया है कि आज से हम खुद ड्रोन्स के जो प्रॉप्स होते हैं, ड्रोन्स के जो फ्लाइट कंट्रोलर्स होते हैं, और मैं बताना चाहूँगा जो ड्रोन्स के प्रॉप है वो तो हम खुद ही बना रहे हैं जी। तो वही चीज़ है कि जो जितने भी फ्लाइट कंट्रोलर हो गए, मोटर्स होगी, जितने भी ड्रोन्स में उपकरण का इस्तेमाल होता है वो खुद से ही इंडिया बना रहा है। आज हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि ड्रोन की एक से छोटी चीज़ भी हम खुद से डेवलप कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर हम बोलें कि हम विदेशियों के ऊपर निर्भर हैं, तो इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँगा, क्योंकि हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि हम एंटी ड्रोन जैमर्स भी खुद से बनाना शुरू कर दिया है जी। तो यूथ जो है वो अब काफ़ी बदल गया, अब जॉब ओरिएंटेड नहीं है, इनोवेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा थॉट लगता है। तो जो यूथ इनोवेशन को लेके सोच रखता है, आपको क्या लगता है कि उसे किस बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि आने वाले टाइम में जो यूथ है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो आजकल के यूथ है वो बहुत एनर्जेटिक है, वो पेट्रियटिज्म बहुत है कि हमें देश के लिए कुछ करना है, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग दैट मच राइट गाइडेंस। तो जो इकोसिस्टम हमारी भारतीय सरकार ने किया है वो कॉलेज में
और क्लासेस में भी टीच किया जाए कि अगर आपको थल सेना में जाना है, वायुसेना में जाना है, या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना है, या फिर अगर आपको इन सब में नहीं जाना, तो आप भारत में जितनी भी स्पेस एजेंसी है वो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिलीज करती है। अभी इसरो ने एक अपनी प्रॉब्लम 200 प्रॉब्लम्स रिलीज की है, जिसको एक बकेट 2.0 नाम से माना गया है। तो उसमें जितनी भी स्पेस एजेंसी है इसरो की, वो सब अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देती हैं, और अगर आप इनफ कैपेबल हैं उस प्रॉब्लम को स्टेटमेंट को सोल्व करने के लिए, तो आप अपना आइडिया डालिए, आप अपनी जो सॉल्यूशंस पॉइंट है वो दीजिए, तो आपकी वहाँ पे भी प्रेजेंटेशन होगी। अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा तो आपको इजीली इसरो से और जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, आपको उनके प्रोजेक्ट्स इजीली मिल जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा फ्यूचर प्लान कर रहा है कि मुझे भारत के लिए कुछ करना है, जज्बा पूरा है, और अगर वो कहीं भी सिलेक्ट नहीं होता है, तो वो इस तरीके से भी भारत में और भारतीयों की सेवा कर सकते हैं। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल जो मेरा आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में आप भारत को ड्रोन टेक्नोलॉजी में कहाँ देखते हैं? जी, मैंने तो आपको कहा है कि हम वी आर द बेस्ट। बिल्कुल राइट, वी आर द बेस्ट, और हम आने वाले टाइम में हम डेवलपिंग कंट्री नहीं होंगे, हम डेवलप्ड कंट्री होंगे, और जो हमारा जो जीडीपी है जो 8 पॉइंट समथिंग है, उसको हम 10 से ऊपर लेके जाएंगे। और जो ये जीडीपी है, ये हमें बताता है, ये पूरे विश्व को ये बताता है कि अब ये जो देश है ये पुराना देश नहीं है, देश सबसे अलग है, और अगर कोई हमारी तरफ कोई देखेगा तो हम उसके घर में घुस के मारेंगे। जी बिल्कुल सही बात बोली है कि देश बदल रहा है। एक बार एक राजा था, एक बार वो युद्ध हार गया, तो अपने मंत्रियों को लेकर वो जंगल में जा छुपा। उसने एक बार दोबारा कोशिश की, लेकिन इस बार उसे और भी मुंह की खानी पड़ी। हार से शर्म खाकर वो एक गुफा में जा छुपा, और उसने तय किया कि वो गुफा से कभी बाहर नहीं निकलेगा। एक दिन उसने गुफा में देखा कि एक चींटी दीवार चढ़ रही है। पहली बार चढ़ने पर वो गिर गई, दूसरी बार चढ़ने पर फिर गिर गई, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 25वीं बार तक चींटी बार बार दीवार पर चढ़ी और फिर से गिर गई, लेकिन 26वीं बार उसने दीवार चढ़ ही ली। यह देखकर राजा ने तय किया कि जब तक वो अपना राज्य वापस नहीं ले लेगा तब तक वो हार नहीं मानेगा। जी हाँ, वैभव जैसे लोग ही हैं जो हमारे देश में हमें यह समझाते हैं कि अगर आप हार ना मानने की नीयत रखते हैं तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं पा सकते, क्योंकि कामयाबी जो है वो गिरने में नहीं, गिर के वापस उठने में है। और वैभव जैसे लोग हमारे देश को एक बार सोने की चिड़िया दोबारा बनाने की ओर अग्रसर है। वैभव स्टूडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।